हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल लाइफ साइंस कुटुंब पर। इस चैनल में हम लोग लाइफ साइंस से रिलेटेड टॉपिक को स्टडी करेंगे। आज से हम लोग बायोलॉजी लेक्चरर से रिलेटेड, जीव विज्ञान व्याख्याता से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स होंगे, उन टॉपिक्स को पढ़ना शुरू करेंगे। इसमें हम लोग सबसे पहले सेल बायोलॉजी से स्टार्ट करेंगे, सेल पढ़ेंगे, क्योंकि सेल एक ऐसा टॉपिक है जो पूरे बायोलॉजी को कनेक्ट करता है। बॉटनी पढ़ें तो भी हम सेल पढ़ते हैं, जूलॉजी पढ़ें तो भी हम सेल पढ़ते हैं। इसलिए हम लोग सेल से स्टार्ट करेंगे ताकि आगे आने वाले कॉन्सेप्ट हमें अच्छे से समझ आए, आगे आने वाले टॉपिक्स हमें अच्छे से समझ आए। तो आज से हम लोग शुरू करेंगे सेल पढ़ना। इसी तरीके से एक-एक टॉपिक को हम लोग पढ़ते जाएँगे, जो मैं समझता हूँ कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहला टॉपिक, सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को हम लोग बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं, क्योंकि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बने हैं, जितने भी जीव बने हैं, जैसे हम ह्यूमन हैं, अलग-अलग एनिमल हैं, प्लांट हैं, सारे के सारे सेल से ही मिलकर बने होते हैं। इसलिए सेल को हम लोग बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं, क्योंकि सबसे बेसिक यूनिट, सबसे बेसिक इकाई क्या होता है? सेल होता है, किसी भी जीव का। इसलिए इसको हम लोग बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। इस सेल की बात करें तो सेल को सबसे पहले खोजने वाले एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल को खोजा था और उन्होंने कब खोजा था? 1665 में खोजा था। और रॉबर्ट हुक ने जीवित सेल को नहीं खोजा था, बल्कि उन्होंने नॉन लिविंग सेल को खोजा था। और वो भी नॉन लिविंग कौन से सेल? प्लांट सेल को, जिसका नाम है कॉर्क। सेल वॉल ही बाद में जब तना ओल्ड हो जाता है या जब प्लांट ओल्ड हो जाते हैं, प्लांट ऑर्गन, तो सेल वॉल कॉर्क के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो कॉर्क जो होता है वो डेड सेल होता है और इन्हीं डेड सेल को सबसे पहले देखा था रॉबर्ट हुक ने। तो सेल की डिस्कवरी की बात की जाए, सबसे पहले सेल को किसने खोजा? तो आप लोग आंसर करेंगे रॉबर्ट हुक। और ईस्वी सन इसका होगा 1665 में। रॉबर्ट हुक ने सेल को खोजा और इस सेल को सेल नाम क्यों दिया गया? जो कोशिका रॉबर्ट हुक ने देखा, नॉन लिविंग कोशिका, उसको सेल ही क्यों नाम दिया गया? तो जो रॉबर्ट हुक ने कॉर्क सेल को देखा था, वो मोंग के कमरों के जैसा दिखाई देता है। मोंग किसको कहते हैं? जो बौद्ध धर्म के धर्मगुरु होते हैं, उनको मोंग बोलते हैं। तो बौद्ध धर्म के धर्मगुरु जहाँ रहा करते थे, वो कुछ इस तरीके का हेक्सागोनल कंपार्टमेंट में रहा करते थे। तो सेल जो दिखाई दे रहे थे, कॉर्क सेल, वो भी इसी तरीके से हेक्सागोनल दिखाई दे रहे थे। और मोंग जहाँ रहते हैं, उस हेक्सागोनल कंपार्टमेंट को सेल्यूला कहा जाता है। तो मोंग के कंपार्टमेंट जो हेक्सागोनल होते हैं, उनको सेल्यूला कहा जाता है। तो जो हेक्सागोनल इस तरीके से दिखेंगे, उन सेल को भी हम लोग क्या कह दिए? सेल्यूला। और उसी सेल्यूला शब्द से नाम पड़ा सेल। सबसे पहले लिविंग सेल को एंटोन वान लीवेनहॉक ने देखा था। डेड सेल को तो रॉबर्ट हुक ने खोजा था और सेल की डिस्कवरी किसने की कहने से भी रॉबर्ट हुक आंसर लेंगे आप। पर लिविंग सेल को सबसे पहले खोजने वाले कौन थे? एंटोनी वान लीवेनहॉक ने। उन्होंने तालाब से पानी लिया, पॉन्ड से, और उस पानी को स्वयं के निर्मित माइक्रोस्कोप से देखा। और जब उन्होंने देखा तो उसमें छोटे-छोटे माइक्रोब्स थे, छोटे-छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे। तो इस तरीके से लिविंग सेल की खोज किसने किया? एंटोन वान लीवेनहॉक ने। लीवेनहॉक कहोगे अगर लिविंग सेल की खोज की बात की जाए, और सेल की खोज की बात की जाए तो रॉबर्ट हुक, और डेड सेल की खोज की बात की जाए तो भी रॉबर्ट हुक। इसी में एक और कॉन्सेप्ट याद रख लीजिएगा जो एग्जाम में पूछा जाता है। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की थी। सबसे पहले न्यूक्लियस की खोज करने वाले थे रॉबर्ट ब्राउन। कुछ सेम नाम है, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। यहाँ आप लोग देख सकते हैं, जो कॉर्क सेल देखा था रॉबर्ट हुक ने, वो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहे थे, हेक्सागोनल कंपार्टमेंट। तो इसको उन्होंने रिजेंबल किया मोंग के कमरों से और इसका नाम दे दिया सेल। इस तरीके से इसका नाम पड़ा था सेल। तो सेल को हम लोग स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रक्चरल यूनिट भी होता है, फंक्शनल यूनिट भी होता है लाइफ का, और बेसिक यूनिट भी होता है लाइफ का। क्योंकि सेल मिल करके टिश्यू बनाते हैं, और टिश्यू मिल करके ऑर्गन बनाते हैं, और ऑर्गन मिल करके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ऑर्गन सिस्टम मतलब जैसा हमारा ह्यूमन बॉडी भी एक ऑर्गन सिस्टम है, कई सारे ऑर्गन्स का असेंबल सिस्टम है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम मिल करके क्या बन जाता है? ऑर्गेनिजम्स बनता है, एक संपूर्ण जीव बनता है। इसी तरीके से सेल ही बेसिक यूनिट होता है किसी भी लाइफ का, या स्ट्रक्चरल यूनिट भी होता है और फंक्शनल यूनिट भी होता है। ये तो बेसिक बातें हैं, सेल के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन है। आगे हम लोग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, सेल थ्योरी, जिसमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सेल थ्योरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सेल थ्योरी क्या है? सेल थ्योरी में आखिर क्या थ्योरी दिया गया है, ये सब अभी हम लोग समझेंगे। इसमें हम लोगों को 3 नाम याद रखना है। सबसे पहला नाम मैथियास स्लीडेन। एक साइंटिस्ट थे मैथियास स्लीडेन। ये जो साइंटिस्ट थे, ये बॉटनिस्ट थे।
और इन्होंने 1838 ईस्वी सन याद रखिएगा 1838 में इन्होंने एक लाइन कहा था, प्लांट आर मेड अप ऑफ सेल्स, कि प्लांट जो होते हैं वो सेल से मिलकर बने होते हैं। ये इन्होंने कहा था। तो ये भी सेल थ्योरी ही है, एक थ्योरी हो गया जिसको मैथियास स्लीडेन ने दिया था 1838 में। दूसरा एक साइंटिस्ट हैं थियोडोर स्वान, इन्होंने 1839 में 1 साल बढ़ा देना, स्वीडन से स्वान में 1 साल ऐड कर देना। थियोडोर स्वान ने, जो एक जूलॉजिस्ट थे, उन्होंने क्या कहा, एनिमल एंड प्लांट सेल आर मेड अप ऑफ सेल्स। जो एनिमल होते हैं और प्लांट होते हैं, ये भी सेल से मिलकर बने होते हैं। और इन्होंने और एक दो लाइन कही, और क्या कहा इन्होंने, देखो, ऑल एनिमल सेल आर कवर्ड बाय थिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इन्होंने कहा था कि सारे के सारे एनिमल सेल एक पतली दीवार से कवर्ड होते हैं, एक पतली मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं, जिनको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा। और इन्होंने कहा कि प्लांट सेल में एक मोटी दीवार पाई जाती है। इन्होंने सेल वॉल नाम नहीं दिया था, पर प्लांट सेल में एक मोटी दीवार पाई जाती है, जिसको हम लोग सेल वॉल कहते हैं। तो मोटी दीवार केवल प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, ऐसे इन्होंने कहा था। तो हम कह सकते हैं सेल वॉल प्रेजेंट इन प्लांट सेल ओनली, केवल प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं और प्रोकैरियोट्स में होते हैं। ठीक है, इन दोनों के जो थ्योरी थे, इसको हम लोग सेल थ्योरी ही कहते हैं। पर इनके बाद में एक और बंदा आया, उसका नाम है रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो जो 1855 में आए, और इन्होंने एक लाइन कहा, ओमिनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। इसका मतलब होता है ऑल लिविंग सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी कि जितने भी लिविंग सेल हैं वो किसी ना किसी प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बने होते हैं। जैसे नेचर में एक सेल है, तो ये जो सेल है ये कहाँ से बना होगा, कोई ना कोई इससे पहले कोई ना कोई सेल प्रेजेंट होगा, उसी से डिवीजन के थ्रू ही ये नया सेल बना है। पहले प्रेजेंट सेल से ही नए सेल बनते हैं, ये कहा रुडोल्फ विर्चो ने, और ये भी एक सेल थ्योरी है। तो सेल थ्योरी में आप लोगों को इतनी बातें याद रखनी है। 3 साइंटिस्ट, मैथियास स्लीडेन, थियोडोर स्वान और रुडोल्फ विर्चो। इनका ईस्वी सन 1838, 1839 और 1855, और इन्होंने क्या-क्या स्टेटमेंट दिया था, एक-एक लाइन के हैं, ये याद रखने हैं। ठीक है? आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल। सेल का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? जो हम लोग अभी सेल पढ़ रहे हैं, वो सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है, बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है? यहाँ पे हम लोग प्लांट सेल या एनिमल सेल की बात नहीं करेंगे, या प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक सेल की बात नहीं करेंगे, बल्कि किसी भी सेल के बेसिक स्ट्रक्चर को देखेंगे। तो अगर हम लोग किसी भी सेल को देखते हैं, तो सेल में सबसे बाहर एक बाउंड्री पाया जाता है, एक दीवार पाया जाता है, एक वॉल होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेल वॉल। और ये जो सेल वॉल होता है, ये सेल वॉल प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है, और प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। प्लांट सेल का आउटर मोस्ट बाउंड्री जो होता है वो सेल वॉल होता है, जो एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। उसके बाद में सेल वॉल के अंदर और एक लेयर पाया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे 2 मेम्ब्रेन है बाहर की ओर, तो बाहर वाला सेल वॉल है, उसके अंदर वाला सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन जो होता है, ये लिपिड बाइलेयर का बना होता है, कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल का बना होता है, और ये जो होता है ये एनिमल सेल में भी पाया जाता है और प्लांट सेल में भी पाया जाता है। तो सेल मेम्ब्रेन एनिमल और प्लांट सेल दोनों में पाए जाते हैं, और प्रोकैरियोट्स में भी पाए जाते हैं। ये जो सेल मेम्ब्रेन होता है, ये एनिमल सेल का आउटर मोस्ट लेयर होता है, लेकिन प्लांट सेल में ये आउटर मोस्ट लेयर नहीं होता है, क्योंकि वहां पे सेल वॉल भी प्रेजेंट होता है। तो सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है। सेल मेम्ब्रेन के बाद और क्या क्या स्ट्रक्चर पाए जाते हैं हम देखते हैं सेल में। इसके अलावा हमें एक सेंटर में एक सेंट्रल मॉलिक्यूल दिखाई देता है, एक सेंट्रल ऑर्गन दिखाई देता है, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस। ये जो न्यूक्लियस होता है, ये सेंट्रल ऑर्गन होता है किसी भी सेल का, पर प्लांट सेल में बड़ा साइज का वैक्यूल होने के कारण कभी-कभी किनारे में हमें लोकेटेड होता है। तो ये जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर हमें एक तो क्रोमोसोम देखने को मिलता है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए, जिसका कंडेंस फॉर्म होता है क्रोमोसोम, तो क्रोमोसोम देखने को मिलेगा। एक न्यूक्लियोलस देखने को मिलेगा, जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, और इसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने को मिलते हैं, जो यहाँ पे लोकेटेड है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने को मिलेंगे, और ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, ये 2 तरह के होते हैं। जिसके सरफेस में राइबोसोम नहीं होते, उनको हम लोग SER यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिनके सरफेस में राइबोसोम होते हैं, उनको RER यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होते हैं, जो मेम्ब्रेन से अटैच होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। इसके अलावा हमें सेल में कुछ इस तरीके का वेसिकल और सिस्टर्नी वगैरह से बना एक कॉम्प्लेक्स दिखाई देता है, जिसको हम लोग बोलते हैं गोल्गी बॉडी।
तो गोल्गी बॉडी भी एक कंपोनेंट है जो सेल के अंदर पाया जा रहा है। इसके अलावा हमें क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता है, प्लास्टिड जिसको बोलते हैं। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है, एक क्लोरोप्लास्ट सिर्फ़ और सिर्फ़ प्लांट सेल में देखने को मिलेंगे, एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। एक और ऑर्गेनेल्स होता है माइटोकॉन्ड्रिया, जो हमें सेल के अंदर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हमें राइबोसोम भी देखने को मिलेंगे। अगर ये प्रोकैरियोटिक सेल है तो 70s राइबोसोम, यूकैरियोटिक सेल है तो 80s राइबोसोम होंगे। इसके अलावा प्लांट सेल हो तो एक लार्ज वैक्यूल देखने को मिलता है हमें, और एनिमल सेल हो तो हमें स्मॉल वैक्यूल देखने को मिलेंगे। इसके साथ कुछ वेसिकल भी हमें देखने को यहाँ पे मिलते हैं इसके अंदर। साथ में कोशिका में कोई अनवांटेड चीज़ आ जाए या सेल डेड हो जाए तो उनको नष्ट करने के लिए हमारे पास लाइसोसोम भी होता है। सेल के पास क्या होगा? लाइसोसोम। तो इस तरीके से छोटे-छोटे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं लाइसोसोम। इसके अलावा इस तरीके से छोटे-छोटे, छोटे-छोटे इससे स्ट्रक्चर होते हैं, जिनको हम लोग माइक्रोट्यूब्यूल्स बोलते हैं। तो ये कुछ बेसिक स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलते हैं किसी भी सेल में। यहाँ पे मैंने प्लांट सेल या एनिमल सेल या प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स को अलग-अलग नहीं बताया है। एक बेसिक स्ट्रक्चर बताया है किसी भी सेल का। अगर ये प्रोकैरियोट्स होता तो यहाँ पे कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं पाए जाते। आई होप आप लोगों को ये स्ट्रक्चर समझ आया होगा कि किसी भी सेल में कौन-कौन से बेसिक कंपोनेंट होते हैं या क्या स्ट्रक्चर रखता है कोई भी सेल। आगे हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल को पढ़ते हैं। तो इसको हम लोग एक अंतर के रूप में पढ़ते हैं, प्रोकैरियोट्स क्या होता है और यूकैरियोट्स क्या होता है, इससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। प्रोकैरियोट्स एक प्रिमिटिव टाइप के होते हैं, जिनका अगर हम लोग टाइम पीरियड देखें तो ये 3.5 बिलियन ईयर पहले के हैं, मतलब काफ़ी पुराने। वहीं यूकैरियोटिक जो सेल हैं, ये लगभग 1.5 बिलियन ईयर अगो हैं, यानी प्रोकैरियोट्स से काफ़ी बाद में आए हैं। दूसरा, जो साइज़ होता है वो स्मॉल होता है प्रोकैरियोट्स का, जबकि यूकैरियोट्स में जो साइज़ होता है वो लार्ज होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं होते, बहुत कम ऑर्गेनेलिस होते हैं या काफ़ी कंपोनेंट कम होते हैं, जबकि यूकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली पाए जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा कंपोनेंट होते हैं। तीसरा है, सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो हाई होता है, जबकि यूकैरियोट्स में सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो लो होता है। नेक्स्ट है, राइबोसोम ओनली 70s टाइप के प्रेजेंट होते हैं, जबकि यूकैरियोट्स में राइबोसोम 70s एंड 80s दोनों प्रेजेंट होते हैं। कैसे देखो, मान लो एक यूकैरियोटिक सेल है, तो इसका जो राइबोसोम होगा वो 80s टाइप का होगा, लेकिन इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो होगा वो 70s टाइप का होगा। या इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो होगा वो 70s टाइप का होगा। इसीलिए इसके अंदर दोनों टाइप का पाया जाता है, ऐसा मानते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, जबकि यूकैरियोट्स में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है। जैसे हमने स्ट्रक्चर में देखा कि न्यूक्लियस पाया जाता है यूकैरियोट्स में, जबकि प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस होता नहीं है। यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल होते हैं, उसको हम लोग प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियोइड बोलते हैं। नेक्स्ट है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन की अगर बात करें तो यहाँ पे ना ही माइटोसिस होता है ना ही मियोसिस होता है, और जो डिवीजन होता है, नए ऑर्गेनिज्म बनते हैं, वो होता है बडिंग के थ्रू, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू या बाइनरी फिजन के थ्रू होता है, ना कि यहाँ पे माइटोसिस मियोसिस कुछ नहीं होता। जबकि यूकैरियोट्स में माइटोसिस एंड मियोसिस दोनों प्रेजेंट होते हैं। सोमैटिक सेल में माइटोसिस होता है और जनरेटिव सेल में मियोसिस होता है, यानी कि जब गैमीट्स बनने होते हैं तब यहाँ पे मियोसिस होगा, और जब शारीरिक कोशिकाओं का डिवीजन होना होता है तब माइटोसिस होता है। नेक्स्ट है, कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो कॉम्प्लेक्सिटी ये सरल होती है, क्योंकि कई सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली तो पाए ही नहीं जाते, केवल एक सेल पाया जाता है, सरल टाइप के होते हैं। जबकि यूकैरियोट्स जो होता है इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हाई होती है, इसमें कई सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होंगे, कई मेम्ब्रेन होंगे, अलग-अलग कंपोनेंट होंगे, ये सब पाए जाते हैं। लास्ट है नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस, यानी कि यहाँ पे कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक के पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली प्रेजेंट होते हैं। तो ये कुछ बेसिक अंतर हैं या कुछ बेसिक कैरेक्टर हैं प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बारे में, तो आप ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। आज हमने जो भी पढ़ा वो सेल के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन थे, कुछ छोटे-छोटे टॉपिक्स थे जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। उसी कड़ी में हम लोग कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। स्मॉलेस्ट सेल, स्मॉलेस्ट सेल जो होता है लिविंग वर्ल्ड में वो होता है माइकोप्लाज्मा। लार्जेस्ट सेल, पूरे लिविंग वर्ल्ड में अगर हम लोग लार्जेस्ट सेल की बात करें तो सबसे लार्जेस्ट सेल होता है ऑस्ट्रिच का एग, यानी कि शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा सेल है।
उसी प्रकार अगर हम लोग बात करें लार्जेस्ट ह्यूमन सेल की, तो लार्जेस्ट ह्यूमन सेल पता है सबको नर्व सेल है। ये सबसे लंबा होता है ना, लॉन्ग होता है, तो ये लार्जेस्ट ह्यूमन सेल कहलाता है। ये फैक्ट्स भी आप याद रखिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही देखते हैं। अगले आने वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सेल के एक-एक कंपोनेंट के बारे में। जैसे कि सेल में पाए जाते हैं सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, इन सबको एक-एक करके पढ़ेंगे। ठीक है? अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।